हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो मेरे हिसाब से बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों पर खरा उतरता होता है। तो यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक को चूज करने का भी सेम ही रीजन है दैट आई एम फाइंडिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी हियर एंड स्पेशली इन दिस अनसर्टेन मार्केट व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग हायर बट एवरी अदर स्टॉक इज ट्रेडिंग लोअर एंड लोअर। तो सबके माइंड में एक ही चीज आती है, विवेक भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो वहां पर एक चीज बिल्कुल करेक्ट करने की जरूरत है इमीडिएटली कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट नीचे ही जा रही है, सिर्फ निफ्टी ऊपर जा रही है। निफ्टी कभी भी मार्केट नहीं होती। निफ्टी में भी अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी एंड टीसीएस, इंफोसिस, एवरी मींस ऑल दीज स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ निफ्टी बट these stocks are not going up, so very few stocks are going up in nifty itself। तो यहां पर इस कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि निफ्टी अगर नीचे नहीं आई तो हमारे स्टॉक्स भी नीचे नहीं आने चाहिए। क्या मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने हिसाब से काम करते हैं, ब्रॉडर मार्केट अलग होती है, निफ्टी अलग होती है, बैंक निफ्टी अलग होती है। तो यहां पर सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहां पर इसको कोरिलेट करना ओवरऑल मार्केट के साथ, ओवरऑल मार्केट मींस निफ्टी के साथ, वो सही नहीं होता। अगर उस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का फील होता है शायद हमारे स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। हमारे स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्टॉक सही है, बस इनका वक्त नहीं है। तो वो वक्त कब आएगा उस चीज के लिए सारी एनालिसिस करेंगे और आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और सोच समझकर अपना ट्रेड लेंगे। उसके बाद में जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा और अगर थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं होल्ड करके बैठता हूं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, जो ये बड़ी सी फैमिली है सब्सक्राइबर्स के रूप में, मैं सबको यही सलाह देता हूं कि अच्छी कंपनीज को एक बार सिलेक्ट करके जब उसमें ट्रेड ले लिया जाता है तो वहां से निकलने की जरूरत नहीं होती। खासतौर से लॉस में उसको होल्ड करके बैठना होता है। डेली बेसिस पर मार्केट में पैसे नहीं बनते एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि 10 मंथ्स तक कुछ भी पैसा नहीं बनता एंड सडनली सेम स्टॉक नेक्स्ट 2 मंथ्स में 40% बढ़ जाता है और इन 40% की सीएजीआर आ जाती है। मैं बहुत जल्दी एक और चीज करने वाला हूं कि जिन जिन स्टॉक्स को भी डिस्कस किए हुए 1 साल पूरा हो चुका है उन सबको एक बार रिव्यू करके देखेंगे कि कितने परसेंट स्टॉक्स हमारे सही हुए और कितने परसेंट सही नहीं हुए, जिससे हमें पता चल सके वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो उन सब चीजों को करके देखेंगे। बट आज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भी डिसीजन आप लोगे वो अपने हिसाब से लोगे, मेरे कहने से यहां पर सीखोगे। तो एचडीएफसी बैंक में जहां तक हम बिजनेस की बात करें देन दिस इज द लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इन इंडिया। और अगर हम लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल बैंक की बात करते हैं तो यहां पर एक बार बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, लास्ट 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 34,000 करोड़ रुपीज। सो दिस इज सच ए बिग अमाउंट की ये अनबिलीवेबल सा होता है कि जो बैंक का अब से 10 इयर्स बैक सिर्फ 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट देता था वो अभी 34,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट देता है, यानी कि 11 टाइम्स नेट प्रॉफिट हो चुका है जस्ट 10 इयर्स में। एंड लॉन्ग टर्म में जिस स्पीड से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है उसी स्पीड से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। तो यहां पर लास्ट 10 इयर्स में 11 टाइम्स हो जाना, यानी कि अगर सेम स्पीड अगले 10 इयर्स तक भी होती रहे तो शायद जो अभी नेट प्रॉफिट 34,000 करोड़ का है एक साल का, वो शायद यहां पर 4 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाएगा अगले 11-12 साल में, 10-12 साल में। एंड अगर 4 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट ये हो जाता है तो आज की डेट में पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 8,52,000 करोड़ की है, यानी कि ये यहां से अगले मींस 10 टाइम्स 11 टाइम्स यहां से इसकी कैपिटलाइजेशन हो सकती है, यानी कि 8 लाख करोड़ के बदले ये 100 लाख करोड़ की यहां से कैपिटलाइजेशन हो सकती है। अब से 10 साल पहले भी जब लगता था तो ऐसे लगता था कि विवेक भाई इतने गुना कोई चीज थोड़ी होती है, लेकिन इतनी गुना चीजें हो जाती हैं। अगर हम यहां पर वीकली चार्ट के बेस पर देखें, थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं वीकली चार्ट को, जब हम चेक करके देखते हैं तो 1999 में दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट ए वेरी लो लेवल। तो ये क्या प्राइस था? दिस was only 5 rupees. Right now it is quoting at 1500 rupees, यानी कि 300 टाइम्स हुआ है लास्ट 22 years में स्टॉक प्राइस 300 टाइम्स। I'm saying
तो अच्छी कंपनीज को ट्रेड करने के लिए उनमें बहुत ज्यादा ट्रेड करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, लेकिन जो ये स्पीड है ये स्पीड आगे बनी रहेगी क्या? तो मेरा कहना है बनी रहेगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर का डायरेक्ट लिंकिंग है, डायरेक्ट लिंकेज है अपना पर कैपिटा इनकम से। राइट नाउ द पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $2,000 एंड अमेरिकाज पर कैपिटा इनकम इज $70,000। तो यहां से बहुत 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 बड़ा स्कोप है, और जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है उससे बहुत ज्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट बढ़ते हैं। ये चीज आप पहले भी करके देखोगे, चेक करके देखोगे, पता चलेगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जब 22 इयर्स बैक व्हेन दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 5 मींस 300 टाइम्स तब से हो चुका है। तो पर कैपिटा इनकम तो 300 टाइम्स नहीं हुई है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारे रेवेन्यू से ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। हमेशा ऐसी चीज देखी गई है। एंड एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ है वो है डिजिटलाइजेशन। तो जब डिजिटलाइजेशन होता है तो सारी ट्रांजैक्शंस मोबाइल ऐप पर होती हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, वहां मैन पावर कम लगता है, वहां ऑफिसेस के रेंट कम लगते हैं, और चीजों को ऑनलाइन मेंटेन किया जा सकता है। तो वहां पर इनके जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें अपने फेवर में होती हैं, बिजनेस अच्छे हैं of course, and this is the third largest HDFC Bank is the third largest company in terms of market capitalization। तो यहां पर 8,52,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके ऊपर TCS है 12 लाख करोड़, एंड उसके ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये ऊपर भी जाए, और हो सकता है ऊपर ना भी जाए। उसका बड़ा रीजन है कि TCS इज ऑल्सो एक वेरी बिग कंपाउंडर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, एंड जितना यहां से इसको बैंकिंग का है उतना ही स्कोप यहां पर आईटी का भी है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट जस्ट वन कंपनी नाउ, दिस इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बीट करना उतना आसान मुझे नजर नहीं आता, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर काफी हद तक इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मुकेश भाई की तबीयत खराब होती है, जो काफी सुर्खियों में है कि तबीयत ठीक नहीं है, और अगर बच्चे उसको अच्छे से नहीं संभाल पाए तो क्या होगा? वैसे बच्चे अच्छे से संभाल लेंगे, ये मेरी समझ कहती है, क्योंकि जहां पापा का कहना माना जाता है ना, जिन बच्चों के दिमाग में पापा अच्छे होते हैं और वो समझदार होते हैं, वहां बच्चे और भी अच्छा काम करते हैं। तो यहां पर एचडीएफसी बैंक का बिजनेस सुपर्ब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक फाइनेंशियल्स में डिटेल में जाने की बात है, देन दिस इज नॉट ट्रेडिंग एट ए वेरी हाई पीई, द पी इज 24.9, एंड यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें देन दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और कुछ मींस 10-12 क्वार्टर पहले ही इसका नेट प्रॉफिट वाज 5,900 करोड़। सो इट्स ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। हमने यहां देख लिया है जो ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू है दैट इज 1,30,000 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट इज 34,000 करोड़। दिस इज द हाईएस्ट एवर लगातार, मींस नन ऑफ द ईयर हैज गॉन वेयर द नेट प्रॉफिट हैज बीन लेसर देन द लास्ट ईयर। सो इट्स अ सुपर्ब बिजनेस, सुपर्ब कंपनी, अमेजिंग ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड। नेट प्रॉफिट 3,000, 3,900 करोड़, then 5,200, 6,800, 87, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 22, 27, 31, 34। अमेजिंग। एक भी साल वापस में सेम नंबर्स का भी नहीं है, यहां पर नंबर्स हमेशा बढ़े हुए हैं। एंड बैलेंस शीट बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं होता बैलेंस शीट में, खासतौर से एक बैंकिंग कंपनी में, क्योंकि जो बोरोइंग होती है वो एक्चुअल में बोरोइंग नहीं होती, वो इनके लिए इन्वेंट्री का काम करती है। जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतना ज्यादा ये बिजनेस कर पाएंगे। तो बोरोइंग यहां पर इंक्रीज हुई है अच्छे से, और जो अपना पैसा है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है। सो everything is superb here as far as the shareholding pattern is concerned। यहां पर प्रोमोटर्स के पास 25% है, लेकिन प्रोमोटर्स सिर्फ प्रोमोटर्स को इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि हु आर द प्रोमोटर्स। तो यहां पर प्रोमोटर्स मींस FIIs एंड DIIs एज वेल, क्योंकि जो होल्डिंग यहां पर प्रोमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों के पास है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जितनी होल्डिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक होल्डिंग जितनी भी थी वो लगातार कम हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे 18.60% से कम होते होते 13% रह गई है। 5% होल्डिंग DIIs ने परचेज कर ली है,
पिछले 3 इयर्स में, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। और अगर हम यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है? इट इज मेकिंग ए वेरी गुड चार्ट पैटर्न एंड इसने यहां पर जो पैटर्न बनाया था दैट वाज ए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में व्हाट इट इज हियर वी कैन सी द लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद में इसने यहां पर पूरा हेड बनाया, हेड बनाने के बाद में राइट शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर के बाद में इट गेव ए ब्रेकआउट दिया इन्होंने यहां से। एंड ब्रेकआउट के केस में यहां पर जो मैक्सिमम डेप्थ होती है शोल्डर की, सॉरी हेड की, उसको हम नेकलाइन के ऊपर लगाते हैं और नेकलाइन के ऊपर जो टारगेट आता है दैट इज कंसिडर्ड द टारगेट। तो 1917 इज द टारगेट। और अगर हम करंट प्राइस से लेकर यहां तक टारगेट तक का अगर हम पोटेंशियल गेन देखने लगे देन दिस इज 24.52%, यानी कि 24.5% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। नाउ व्हाट इज द गुड पार्ट हियर? तो यहां पर जो करंट प्राइस है, सबसे पहले तो इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ये रिट्रेस हुआ और रिट्रेस होने के बाद में इट इज ट्रेडिंग एट ए वेरी बिग सपोर्ट। इस सपोर्ट को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये लेवल जो पहले यहां पर रेसिस्टेंस था इट बिकेम ए सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, फिर यहां से तोड़कर ऊपर गया, देन ये रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आया, सेम लेवल पर सपोर्ट मिली और यहां पर सेम लेवल पर अगेन इट इज टेकिंग ए सपोर्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। और 24% का यहां पर पोटेंशियल गेन आना इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी में, और प्रॉफिटेबिलिटी अमेजिंग है, सुपर्ब है, बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सुपर्ब है। और यहां पर मींस आई कैन नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से तो यहां पर समझेंगे। और अगर मेरे हिसाब से एक और काम करना है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना, क्योंकि रिच हम सब ने बनना है। स्टॉक मार्केट की अच्छी बात पता है क्या है, क्या खास तौर से इक्विटी ट्रेडिंग की, कि यहां पर एक का नुकसान दूसरे का फायदा नहीं होता। ये चीजें फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है जहां जीरो सम गेम होता है। स्टॉक मार्केट में तो अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा तो जिसके पास भी होगा सबके पैसे बनेंगे। सिर्फ हमें समझ के हिसाब से परचेज करके और होल्ड करके रखना है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है जिस लेवल पर हम किसी अच्छे स्टॉक को सारी एनालिसिस के बाद परचेज करें उसके बाद वो नीचे नहीं जाए। इस चीज की अगर गारंटी होती तो इसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, इसको स्टॉक मार्केट नहीं कहा जाता। और अगर इसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता तो यहां पर रिटर्न भी फिक्स डिपॉजिट की ही आती जो सिर्फ 5% होती है। तो अगर मार्केट में एक बहुत अच्छी रिटर्न कमानी है तो उसके लिए जो हमें पे करना पड़ता है मार्केट को, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसको वॉलेटाइल टाइम में होल्ड करके बैठना कहते हैं। यहां पर इसी को समझदारी कहते हैं। एवरीबडी कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि वो वॉलेटिलिटी को झेल नहीं सकते, गो थ्रू नहीं कर सकते, वहां से गुजर कर नहीं जा सकते। वॉलेटिलिटी उनको दिमागी संतुलन परेशान मींस दिमागी संतुलन मेंटेन कर पाना वॉलेटिलिटी के टाइम में सिर्फ उसके बस की बात होती है जिसकी किस्मत में मोटा पैसा लिखा होता है, बड़ा पैसा कमाना लिखा होता है। और बड़ा पैसा अगर अपनी किस्मत में लिखना है, कीप ऑन चैंटिंग। ये जो चैंटिंग की मैं बार बार बात करता हूं ये मजाक में नहीं करता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। चैंटिंग करने से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ईश्वरीय ताकत हमारे साथ होती है और हम सारे वो एक्शंस लेने शुरू करते हैं जो रिच बनने में हमारी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे कर रहा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।